पदार्थों को उनको गुणों के आधार पर, कोई पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होंगे, कोई प्रतिकर्षित हो रहे हैं, कोई अधिक आकर्षित हो रहे हैं, कोई कम आकर्षित हो रहे हैं। इस प्रकार उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है: अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय नाम से स्पष्ट है, अनु मतलब बहुत कम, ठीक है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के समांतर क्षीण चुंबकत्व धारण कर लेते हैं, बहुत ही अल्प अणु, ठीक है ना, तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों पर लाने पर आकर्षित होंगे। कोई स्ट्रॉन्ग यदि हम मैग्नेट लाएंगे तभी आकर्षित होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है, आप लोग याद रखेंगे। मैग्नीज, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कॉपर, क्लोराइड, क्राउन, कांच आदि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिकर्षित करेगा भाई, प्रतिचुंबकीय है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित तो हो रहे हैं परंतु विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, तथा शक्तिशाली एकदम स्ट्रॉन्ग चुंबक के सिरों पर लाने पर बहुत हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। बिस्मिथ, फास्फोरस, एंटीमनी, एग्जाम्पल याद रखना है: पारा, हाइड्रोजन, चांदी, सोना, तांबा, नमक इत्यादि, ठीक है। अब देखते हैं लौह चुंबकीय। भाई लोहा है तो चुंबक से आकर्षित होगा ही। तो लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, और उनके अल्प चुंबक भी लाओगे तो भी आकर्षित हो जाएगा, ठीक है। किसी चुंबक के सिरों के पास रखने पर उसकी ओर तीव्रता से आकर्षित होते हैं। पदार्थों के इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है: लोहा, इस्पात, निकेल, कोबाल्ट, गैलीडियम आदि लौह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं, ठीक है। अंतर के आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ को समझते हैं। तो ये प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, ये प्रतिकर्षित होंगे, ये दुर्बल चुंबक से ही आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या है? ये क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं, ये क्या होगा, लंबवत हो जाते हैं, ये भी क्षेत्र के समांतर हो जाता है। असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक तीव्रता, कम और अधिक तीव्रता, तो अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर जाएंगे, ये कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाएगा, प्रतिकर्षित करेगा अधिक वाला तो इसलिए कम की ओर चला आएगा बेचारा, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होंगे? ये अधिक तीव्रता वाले की ओर आकर्षित होंगे। आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता कितनी है इसकी, बल रेखाएं कितनी गुजरेंगी देखते हैं। तो इनकी बल रेखा मतलब चुंबकनशीलता 1 से अधिक होती है और इनकी 1 से कुछ कम होती है। चुंबकनशीलता बहुत अधिक होती है, ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थों की। अब देखते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी है इनकी, कितनी आसानी से चुंबक बनेंगे। तो ये परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है, मतलब ताप पर निर्भर करते हैं। ये ताप पर निर्भर नहीं करते और ये भी ताप पर निर्भर करते हैं, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान इसका बहुत अल्प होता है किंतु धनात्मक, इसमें अल्प किंतु ऋणात्मक, इसमें क्या होगा, प्रवृत्ति उच्च और धनात्मक होती है। स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते, इससे भी नहीं बनाए जा सकते, इससे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उदाहरण याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं चुंबकत्व किसी पदार्थ में कैसे उत्पन्न होता है, उनकी परमाणु मॉडल के आधार पर। एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, कैसे इलेक्ट्रॉन की गति के कारण चुंबकत्व उत्पन्न होगा, परमाणु कैसे चुंबक बन जाएंगे, ठीक है। तो तीनों पदार्थों को समझते हैं। तो पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होनी चाहिए जी, विषम। इन पदार्थों में प्रत्येक परमाणु में एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विषम संख्या है, तो इनका चक्रण कैसे होगा, 21 दिशा में, 21 दिशा में, 21 दिशा में, ठीक है। फिर नीचे वाली दिशा में, ठीक है, कितना हो गया जी, 6 और 1 7 हो गया, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन की, देखो इसका दिशा मान लो ऊपर की ओर है, तो सभी ऊपर की ओर दिशा में घूम रहे हैं,
और 3 जो है, 4 है जिनकी दिशा एक समान है और 3 है जिनकी दिशा विपरीत है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है जिनमें चक्रण की दिशा एक ही हो। तो 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ठीक है। तो परमाणु पर एक परमाणु की यदि बात करें तो उस पर नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा, परंतु यदि पूरे पदार्थ की बात करें तो क्या होगा, नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, ठीक है ना। क्योंकि मान लो इसका इस दिशा में है चुंबकीय आघूर्ण, इसका इस दिशा में, तो ये एक दोनों को निरस्त कर देंगे, बहुत सारे परमाणु है ना, ठीक है ना। अतः प्रत्येक परमाणु पर एक नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। फलस्वरूप परमाणु एक लघु चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, जिसे परमाणु चुंबक कहते हैं, ठीक है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणु चुंबक अनियमित रूप से अभिविन्यस्त रहते हैं। पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण इस पदार्थ का यदि देखें तो 0 होगा, ठीक है। एक परमाणु का देखेंगे तो होगा चुंबकीय आघूर्ण, परंतु पूरे पदार्थ का देखेंगे तो 0 होगा, ठीक है। और चूंकि ऊष्मीय विक्षेप होता है, इसलिए इसकी चुंबक जो है बहुत कम उत्पन्न होता है। ऊष्मीय विक्षोभ के कारण अनुचुंबकीय पदार्थों में अनुचुंबकत्व तो बहुत क्षीण होता है, ठीक है। ताप बढ़ने पर अनुचुंबकत्व का गुण घटने लगता है। देखो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणु है चुंबक, N और S को दर्शा रहे हैं ना, द्विध्रुव आघूर्ण बन गया है, परंतु ये देखो अनियमित रूप से व्यवस्थित है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे पूरे पदार्थ का देखेंगे तो। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये जो है एक ही दिशा में अभिविन्यस्त हो गए, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, प्रत्येक परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन का एक युग्म बनाते हैं। प्रत्येक युग्म के इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है ना। अतः प्रत्येक युग्म के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। फलस्वरूप प्रत्येक परमाणु नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, ठीक है। जैसे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन वाला लिया तो क्या होगा इसका, एक की दिशा ऊपर की ओर है, एक की दिशा ऊपर, 3 हो गए, 3 की दिशा नीचे की ओर, तो ये तो चुंबकीय आघूर्ण ही उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक दूसरे के आघूर्ण को निरस्त कर देंगे, ठीक है। चूंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर रहकर चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन घूमे अपनी जगह पर, मतलब धारा उत्पन्न हुई, धारा मतलब चुंबक उत्पन्न होगा, ठीक है। परंतु एक की दिशा इस दिशा में है, एक का विपरीत दिशा में, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे अतः, ठीक है ना। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो माना कि किसी एक का जो वेग है, एक का वेग बढ़ जाएगा तो दूसरे का घट जाएगा कोणीय वेग, ठीक है। यह संबद्ध धारा का मान घट जाता है, ठीक है। इसका वेग बढ़ा मतलब धारा का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। फलस्वरूप दूसरे का धारा का मान घट जाता है। इस प्रकार प्रत्येक युग्म में इलेक्ट्रॉनिक परमाणु चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं हो पाता। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में जब रखेंगे ऐसे पदार्थों को तो विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लौह चुंबकी। तो ये भी परमाणु चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। इनमें भी क्या होता है, परमाणु चुंबक होते हैं, परंतु ये ऐसी जटिल अनोन्य क्रियाएं होती है कि सभी परमाणु चुंबक मिलकर एक निश्चित दिशा में, कुछ परमाणु चुंबक मिलकर मान लो इस दिशा में तो ये एक चुंबक बन गया, कुछ इस दिशा में आ गया तो ये एक चुंबक, ठीक है। इन सभी को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में जटिल अनोन्य क्रियाएं होती है जिनके कारण अनेक परमाणुीय चुंबक मिलकर कई ऐसे समूह, ये देखो परमाणु चुंबक मिलकर समूह बना लिए हैं, ठीक है, एक ही दिशा में संरेखित हो जाती है। परमाणुीय चुंबक के इन समूहों को डोमेन कहते हैं, ठीक है। परंतु यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो इस पूरे पदार्थ का यदि देखें तो क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण 0 ही होता है, ठीक है। एक कील रखा हुआ है तो क्या वो चुंबक रहता है, नहीं, ठीक है। चुंबकत्व का गुण है उसमें,
ठीक है। परंतु चुंबक जब तक उसके पास नहीं लाएंगे तब तक वो क्या रहता है, चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है। इसको दो प्रकार से चुंबकित कर सकते हैं हम। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, सभी डोमेन जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएंगे। देखो सबकी दिशा इसी दिशा में हो गई। या क्या होता है, डोमेनों का परिसीमन होगा। जो इस दिशा में है वो अपना आकार बढ़ा लेते हैं। देखो जैसे इस दिशा वाले हैं और इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो ये वाला अपना आकार बढ़ा लेता है। ठीक है, बाकी सबका आकार जो दिशा अलग अलग है उनकी आकार छोटी हो जाएगी और जो इस दिशा में है उसका आकार बड़ा हो जाएगा। यह परिसीमन द्वारा हम चुंबकित कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार से चुंबकित होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, नर्म लोहे और इस्पात में अंतर पूछा जाता है, आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं हम शैथिल्य वक्र। ठीक है, ठीक है, शैथिल्य वक्र। शैथिल्य मतलब समझ में आ रहा है, हिंदी में यदि बोला जाए शैथिल्य, शिथिल मतलब थोड़ा कमजोर है या धीरे चलेगा। ठीक है ना, धीरे धीरे काम कर रहा है, शिथिल है भाई। ठीक है, दो लोगों की यदि दौड़ लगाए, ठीक है ना, तो एक यदि धीरे दौड़ रहा है तो हम क्या कहेंगे, शिथिल है एकदम। ठीक है ना, तो वही है शैथिल्य वक्र। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो लगा रहे हैं, बाह्य चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, उसके बीच और चुंबकन तीव्रता, पदार्थ में जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ है वो, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, उनके बीच ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तब देखते हैं कि कौन पीछे रह जाता है। तो देखते हैं, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए हमने, यहाँ 0 में है, इसका मान मैं बढ़ाती जा रही हूँ। तो पदार्थ भी चुंबकित हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर एक स्थिति ऐसी आएगी जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना भी बढ़ा लो वो कांस्टेंट हो जाएगा, अब नहीं हो बन सकता चुंबक भाई, संतृप्त हो गया। ठीक है, तो ये संतृप्त अवस्था में आ गया। अब मैंने क्या किया, उसको विचुंबकित करना, पहले क्या किए, चुंबकित किए, चुंबकित पदार्थ को हमने पहले चुंबकित किया, अब विचुंबकित करेंगे। तो कैसे विचुंबकित कर सकते हैं, मान लो धारा इस दिशा में बह रही थी तो चुंबकित हुए, तो धारा की दिशा को विपरीत कर दो। ठीक है, विचुंबकित होना शुरू हो जाएगा। ये धारा है, ठीक है, परिनालिका में रखें किसी वस्तु को, चुंबकित करना है, धारा इस दिशा में आगे बढ़ाए तो चुंबकित हो गया, संतृप्त अवस्था में आ गया। अब विचुंबकित करना है, क्या करना है, विचुंबकित, चुंबकित, तो विपरीत दिशा में धारा कर दो, पहले ऊपर की ओर जा रहा था अब नीचे की ओर, धारा का मान धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे विचुंबकित होना शुरू होगा। तो ये 0 पर आ गया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हमने शून्य कर दिया। देखो यहाँ पर आ गया ना ये, तो ये, अरे ये एक्सिस में इसका मान क्या होगा जी, शून्य होगा कि नहीं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हमने शून्य कर दिया। फिर भी देखो जो पदार्थ में चुंबकत्व का गुण है वो अभी भी शेष है, ये 0 नहीं हो रहा है। तो इस गुण को कहते हैं चुंबकीय धारणशीलता। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के शून्य हो जाने पर भी पदार्थ में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण शेष रह जाता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय धारणशीलता। ठीक है, अब पदार्थ के चुंबकत्व को भी पूरा शून्य में लाना है हमको, कैसे लाएंगे, और विपरीत दिशा में उसको चुंबकित करते जाओ, धारा को मान बढ़ाते जाओ विपरीत दिशा में पर ना, तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट पर आकर शून्य हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जिस मान पर पदार्थ का चुंबकीय जो गुण है वो शून्य हो गया, चुंबकत्व का गुण शून्य हो गया, उस मान को कहते हैं निग्राहिता। क्या कहते हैं, निग्राहिता। जो शेष बचा था उसको भी मैं शून्य करना चाहती हूँ, तो जिस मान पर शून्य होगा, चुंबकीय क्षेत्र के जिस मान पर शून्य होगा उसे क्या कहते हैं, निग्राहिता। अब पुनः विपरीत दिशा में चुंबकित किए, फिर संतृप्त अवस्था में आ गया, फिर इसको विचुंबकित किए, तो फिर यहाँ देख रहे हैं H का मान शून्य हो गया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का, फिर भी उसमें चुंबकत्व का गुण बचा है। ठीक है, फिर इसको क्या करो, विचुंबकित करना है, शून्य करना है एकदम। ठीक है, तो जिस मान पर शून्य होगा उसको पुनः निग्राहिता कह दिए।
इस प्रकार से देख रहे हैं हम कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो गया, फिर भी इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र का गुण बचा हुआ है। ठीक है, इसे ही पीछे रह जा रहा है। ये शून्य, ये आगे बढ़ा तो ये भी आगे बढ़ा, ये शून्य पे आया तो पदार्थ का जो चुंबकीय गुण है वो शून्य पर नहीं आ रहा है, पीछे रह जा रहा है, पश्चातता हो गई है। ठीक है, पीछे आ गया है, लैगिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसी गुण को कहते हैं शिथिल है, शैथिल्य वक्र। इस प्रकार से जो वक्र मिलेगा उसे क्या कहेंगे? शैथिल्य वक्र। और इस प्रकार से जो ये पीछे रह जा रहा है या गुण शेष रह जा रहा है उसे कहते हैं शैथिल्य। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक था ये। ठीक है।